हाँ बेटा कर देना, डिस्कस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डुअल नेचर। ओके, यस मैम। यस मैम। ओके। अगर मैं आपके एनसीईआरटी की टॉपिक की बात करूं तो उसका पूरा नेम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, देखो, मतलब बिल्कुल ये चैप्टर के टाइटल से क्लियर होता है कि इसमें हम रेडिएशन का पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, सिमिलरली मैटर का भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं इस चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार तुम्हें एक आइडिया देना चाहती हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। ठीक, और ये मॉडर्न फिजिक्स मतलब अभी बोल सकते हो फर्दर ये क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिस है। ठीक है, यहां से क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होती है, या सोचो कि उसका कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया था। देखो, आप लोगों को रियोप्टिक्स पता भी होना वही चाहिए। है। क्या रियोप्टिक्स बेटा, भी मॉडर्न फिजिक्स का है। फिर से बोलो। रियोप्टिक्स भी मॉडर्न फिजिक्स का है। वेव ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स का है? नहीं, वेव ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट, ये डुअलिटी ये है। ठीक है, देखो, इसके अंदर ना हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो हायर मैकेनिक्स या फिर ऐसे बोलो एक ऐसी फिजिक्स को डील करता है जिसका एग्जिस्टेंस बहुत टाइम तक नहीं था। ठीक है, बहुत टाइम तक जो फिजिसिस्ट थे वो क्लासिकल पिक्चर के साथ बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि क्लासिकल पिक्चर जो है दैट्स इट, वही फिजिक्स है, उसके बाहर शायद कुछ एग्जिस्ट नहीं करता होगा। ठीक है, वो सारी चीजें इस एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से पहले तक क्लासिकल फिजिक्स से डील कर पा रहे थे। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी मैं तुम्हें सुनाती हूँ और फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैं जो भी बातें बोलूंगी उसका बिल्कुल चैप्टर से रिलेवेंस है। ठीक है, तो कोई फालतू स्टोरी नहीं है, अच्छी स्टोरी है, सुनना उसको। देखो, एक बार ना एक ऑब्जर्वेशन देखी गई, और वो ऑब्जर्वेशन थी कि एक नेल, समझ रहे हो, कील, ठीक है, उसको गर्म करा जा रहा था। ठीक है, अब देखा ये गया कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था ना, उसका कलर वेरिएशन हो रहा था। मतलब जैसे जैसे हमने मतलब इसको लगातार कॉन्टिन्यूसली हीट किया जा रहा था, मतलब कॉन्टिन्यूसली उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो देखा गया कि पहले वो हॉट रेड की थी, ठीक है, फिर धीरे धीरे वॉयलेट, सिल्वर, इस टाइप का उसका कलर वेरिएशन होने लगा। बेटा, आप कलर वेरिएशन का मतलब समझ पा रहे हो कि वेवलेंथ जो वो एमिट कर रही थी वो चेंज हो रही थी। अब ये चीज किसी को समझ नहीं आई कि टेम्परेचर के चेंज होने से इमिटेड वेवलेंथ कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन से पहले क्लासिकल फिजिक्स में इसका कोई डिस्कशन था ही नहीं। अब लोगों ने जितनी एग्जिस्टेंस थी फिजिक्स की, जो कुछ भी थ्योरीज थी, कंडीशंस थी, सब इस केस पे लगाकर देखी, बट कुछ भी वर्क नहीं करा। ठीक है, फिर लोगों ने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंट में, मतलब इसको अंडर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। यानी कि, एक मिनट, थोड़ा एक सीधी लाइन खिंच जाए बस। उन्होंने एक कर्व ड्रॉ किया। ठीक है, भाई एक्सपेरिमेंट तो कर सकते थे, उसके पीछे की थ्योरी नहीं पता थी। तो उन्होंने बेसिकली वेवलेंथ और टेम्परेचर, इस चीज को प्लॉट किया। ठीक है, और जब इन्होंने इस कर्व को प्लॉट किया तो उनको कुछ ऐसा कर्व देखने मिला, इस तरीके का। अब जो भी क्लासिकल फिजिक्स थी वो इस कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो लोगों ने ना काफी टाइम लगाया। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, उनके पास ये कर्व गया। वो ना अच्छे मैथमेटिशियन भी थे, तो उन्होंने 30 मिनट के अंदर एक इक्वेशन बना दी जिससे ये कर्व डिफाइन हो सकता था। समझ रहे हो, ग्राफ को स्टडी कर रहे थे। जब थ्योरी नहीं मिली तो प्रैक्टिकल से उल्टा चल चल के थ्योरी तक जाने की कोशिश की जा रही थी। तो बेसिकली इन्होंने एक इक्वेशन निकाली, ठीक है, एक्सपोनेंशियल समथिंग, जिससे ये ग्राफ प्लॉट हो सकता था। अब इन्हें 30 मिनट में इसका आंसर मिल गया था, वो एक एक्सप्रेशन जो पूरी क्लासिकल फिजिक्स में ढूंढी जा रही थी। लेकिन इनको 6 महीने लग गए इसके पीछे की थ्योरी को स्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है,
आफ्टर 6 months ही डेफिनेटली एस्टेब्लिश्ड अ थ्योरी, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया गया और तभी से एक नया कॉन्सेप्ट आया। क्योंकि देखो ये जो क्लासिकल फिजिक्स थी ना, इसके अंदर बोला जाता था कि जो लाइट है या जो रेडिएशंस हैं ये कॉन्टिन्यूस है, समझ रहे हो, इनका वेव नेचर स्टडी किया जाता था या इनका रे नेचर भी है, ये सब कॉन्टिन्यूस एनर्जी को डिफाइन करते हैं, मतलब ऐसे पूरे में एनर्जी कॉन्टिन्यूसली आ रही है, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ इस कॉन्टिन्यूस वाले कॉन्सेप्ट से हमारा हो ही नहीं सकता था प्रूफ। तो क्या हुआ, ये जो 6 month के बाद उन्होंने प्रूफ किया ना, ये साइंटिस्ट थे प्लैंक, नाम सुना है इनका? प्लैंक कांस्टेंट होता है। हाँ, तो वो इन्हीं के नाम। और ये जो थ्योरी इन्होंने दी थी ना, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं है। मैंने कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट पढ़ाया था ना तुमको पिछली क्लास में, तो उन्होंने बोला एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं है, एनर्जी है डिस्क्रीट। इन्होंने एनर्जी को ये बोला, एनर्जी इज इक्वल्स टू NH/ν, ठीक है, जिसको आप ऐसे भी पढ़ते होगे, आपने कहीं तो पढ़ा होगा, E इज इक्वल्स टू H/ν, पढ़ा है? यस मैम, केमिस्ट्री में पढ़ा है। केमिस्ट्री में। तो ये चीज जो है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ना आपको इस फॉर्मूले की फील नहीं है, ये देखो। एन क्या है ऊपर जो? हाँ वही बता रही हूँ। इन्होंने क्या कहा कि जो आप ऐसे बोल रहे हो, जैसे कि सपोज यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ है, और आप लोग ऐसे सोचते हो कि यहाँ से लाइट इस तरीके से आ रही होगी, है ना। तो इन्होंने बोला कि लाइट इस तरीके से नहीं आ रही, लाइट पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, बहुत छोटे 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 पैकेट्स हैं फोटोन्स जो अर्थ तक आ रहे हैं, ठीक है, टर्म्स की फॉर्म में। हाँ किसकी फॉर्म में बेटा? मैम क्वांटम, फोटोन्स, क्वांटा, फोटॉन्स के फॉर्म में। फोटोन्स, एग्जैक्टली, इन्होंने इसको नाम दिया फोटोन्स। फोटोन्स इज नथिंग बट द पार्टिकल, या फिर या तो पार्टिकल बोल दो लाइट का, या ऐसे बोल दो पैकेट, एनर्जी पैकेट, ठीक है। आइंस्टाइन ने इसको नाम दिया था एनर्जी पैकेट का। तो प्लैंक वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिफाइंड डिस्क्रीट एनर्जी, ठीक है, इन्होंने डिस्क्रीट लाइट के नेचर की बात करी, ठीक है, समझ में आई ये चीज? दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। आपने एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ी होगी, उसमें आपने चार्ज का क्वांटाइजेशन देखा होगा कि Q इज इक्वल्स टू Ne, देखा है कि Q या Yes, तो ma'am. 1E की फॉर्म में होगा या 2E की फॉर्म में होगा, 1.5E नहीं होता, है ना। इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एग्जैक्टली, सिमिलरली यहाँ पर भी क्वांटाइजेशन है एनर्जी का। एनर्जी कैन नॉट बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ 3/2 H/ν ना, एनर्जी या तो 3 होगी या तो 2 होगी या 4 होगी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और यही बेसिक है आपके क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और अब तुम लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना था कि H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है, ओके। यस मैम। चलो, अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए इस वाले फॉर्मूले से कि एक तो एनर्जी क्वांटाइज्ड है, दूसरा एक फोटोन की एनर्जी H/ν हो सकती है। आप कभी भी कुछ भी करके एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको एक पर्टिकुलर एरिया पे ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए, तो आप नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा पाओगे, पर क्या नहीं बढ़ा पाओगे? बोलो। एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो लेट मी राइट इट समवेयर, यहाँ लिख देते हैं इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज कांस्टेंट, राइट, ठीक है। चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा होगा, उधर Yes, आपने ma'am. स्पेक्ट्रम देखा होगा, ठीक है। कुछ बच्चे हैं शायद जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो ऐसा समझो कि एक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम माने जहां पे वेवलेंथ को आप वेवलेंथ का एक स्केल टाइप समझ लो, ठीक है। अब देखो, इस स्पेक्ट्रम में एक होता है विजिबल पोर्शन जो हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। एक होता है गामा रे, देन वी हैव एक्स रे, देन यूवी, ओके। यस मैम। हाँ जी, यस मैम। हाँ ठीक है। फिर विजिबल, देन इंफ्रारेड, आफ्टर दैट Micro. माइक्रोवेव, रेडियो, रेडियो। बिल्कुल। अब आपने जब ये सब चीजें पढ़ी होंगी तो आपको फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में,
वेवलेंथ के टर्म में, इन सब में याद कराएगी इनकी वैल्यूज, राइट? यस मैम। पता नहीं आपको अभी तक याद है कि नहीं। देखो अब हमने क्योंकि ये फॉर्मूला पढ़ लिया है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी वगैरह पुट करोगे तो आपको एनर्जी मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो देखा गया कि फ्रीक्वेंसी की टर्म या लैम्डा की टर्म में थोड़ा सा याद करना कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर हम एनर्जी की टर्म में इन्हें याद रखें और एच का वैल्यू हमें पता है तो ये टेबल बड़ी इजी हो जाती है, ये स्पेक्ट्रम बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि विजिबल की जो एनर्जी है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का करती है। अब एक बात बताओ, इधर की तरफ जब हम विजिबल से गामा रे की तरफ चलेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बिल्कुल। क्यों क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, गामा की साथ होती है, राइट? तो बेटा यहाँ पे जो एनर्जी है ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लगभग 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लाई करती है इस रेंज में। इसके बाद किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए तो यहाँ, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चली जाए तो यहाँ, ठीक है। कितना सिंपल है एनर्जी की फॉर्म में याद करना भाई। मतलब ये तो आप याद रख सकते हो ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हंड्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स वेरी इजी, ठीक है। इधर की तरफ चलो आप, रेडियो वेव की तरफ, तो बेटा रेडियो वेव की साइड अब क्या होगा? एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, राइट? तो यहाँ पे आ जाएगी कुछ मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, देन माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे भी छोटी आ जाएंगी रेडियो वेव में, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है कि इस डेटा को याद रखना ज्यादा कंपैरेटिवली इजी है। यस मैम। ठीक है, तो अगर आपको ये याद है, एच का वैल्यू याद है, तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। अभी किलो के बाद में गामा का 1 मेगा 10 की पावर 6। देखो अच्छा चलो ये चीजें बता देती हूँ, पूछ लिया तो हम पता है। हाँ, दिस इज 10 की पावर 6, दिस इज 10 की पावर 3, ये तो 10 की पावर 2 में आई, एंड इट इज 10 की पावर -6, एंड दिस इज 10 की पावर -6, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो वैल्यू पता होगा ना, 1.6 10 की पावर -19 जूल। हाँ मतलब उधर चला जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी हमने एक नया पार्टिकल पढ़ा, फोटोन। अब ना फोटोन को बहुत एक्सपेरिमेंट वगैरह करेगा, इस पे इसको समझने की कोशिश की गई कि मुझे फोटोन आ ही गया है तो उसको समझ लेते हैं। तो पता है इसका ना मास हम डिफाइन नहीं कर पाए न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से, ठीक है, नहीं कर पाए डिफाइन, क्योंकि ये बहुत तेज भागता है भाई साहब। ये लाइट का पार्टिकल है, समझ रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से, बहुत हाई स्पीड है। तो इसका मास मोशन में तो हम डिफाइन नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा बोला गया कि इसका जो रेस्ट मास है दैट इज 0, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, दूसरी प्रॉपर्टी है रेस्ट मास 0 है, तीसरी प्रॉपर्टी इसको ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जज किया गया, ठीक है, उसमें रखा गया, उसको टेस्ट किया गया, तो पता चला कि डेविएट ही नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा इसका, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ये है अनडेविएटेड। और बेटा अनडेविएटेड कौन सा पार्टिकल हो सकता है जिस पर न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन, ठीक है, जिसमें चार्ज 0 हो। भाई उसमें चार्ज ही 0 है तो वो ना तो टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी फील ही नहीं करेगा, ना घूमेगा, कुछ नहीं होगा उस पर, समझ रहे हो, टुवर्ड्स मैग्नेटिक भी नहीं होगा। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? अगर आपको पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड या बैकवर्ड इस तरीके से फोर्सेस लगाता है ना। यस मैम। मैग्नेटिक फील्ड एक जगह पे घुमाता है तो घूम तो जाएगा, ठीक है, बट अनडेविएट मतलब बेसिकली इसकी 3 प्रॉपर्टी आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछी भी जा सकती हैं ये 3 चीज, ठीक है, याद रखोगे। अब देखो ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कुछ आइडिया है आपको? बोलो। नो मैम। देखो वैसे होना चाहिए क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस होता है, 11th की बात है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि आप किसी चीज को रेस्ट या मोशन किससे देख रहे हो, समझ रहे हो। अभी आप रेस्ट पे हो विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स इन योर रूम,
ठीक है, सपोज सोफे के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो, किसी वॉल के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो, पर अगर कोई अर्थ के रिस्पेक्ट में आपको देखो तो आप रोटेट करो, क्योंकि अर्थ कॉन्टिन्यूसली मोशन में है। समझ में आ रही है? तो एक चीज रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, डिपेंड करती है कि किस फ्रेम से देखा जा रहा है। तो आप इस फोटोन की लाइट को फोटोन की स्पीड को किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो, वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज द अल्टीमेट स्पीड। अल्टीमेट स्पीड समझ में आती है? इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। हाँ, फ्री डायग्राम में पढ़ते हैं, सही रवि, जहां पे आप सूडो फोर्स वगैरह पढ़ते होगे, आपने सिर्फ फ्लूइड में पढ़ा होगा। स्पीड ऑफ लाइट इज द अल्टीमेट वैल्यू। ठीक है, कूल। फोटोन की इतनी बात ध्यान रखेंगे हम लोग। यस मैम। यस मैम। ओके, ये जो हमारा सिलेबस है बोर्ड का, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत, एक तो टॉपिक भी खुद में बड़ा है, काफी अच्छा है, और उसमें एक्सप्रेशंस, ग्राफ वगैरह खूब है। तो कोशिश करना अभी से जो सुनो उसे दिमाग में ध्यान से रखो। ठीक है, आगे तक भी। चलो, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर कोई पूछे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो सिंपल सा ऐसा बोला जाता है कि एक मेटल सरफेस है सपोज, ठीक, उस पे आपने फोटोन्स स्ट्राइक कराए, तो कुछ सर्टेन वैल्यूज पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आया समझ में? आपने रेडिएशन एमिट कराए, रेडिएशन क्या है, फोटोन्स है, ठीक है, और उनसे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। दिस सिंपल थिंग इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इसको हर्ट्ज ने एंड देन लेनर्ड ने स्टडी किया था। हर्ट्ज ने थियोरेटिकली और लेनर्ड ने एक्सपेरिमेंटली। क्योंकि मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है हर्ट्ज एंड लेनर्ड ऑब्जर्वेशंस करके। ठीक है, तो कुछ नहीं है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेचुरली है, यही सब चीजें हैं जो उन्होंने करी थी। इन्होंने थियोरेटिकली करी थी, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली करी थी। ओके, सो दे फाउंड दिस थिंग कि इसे लिखना चाहोगे कि ऐसे ही चलेगा? हम लिख लेते मैम लिख हैं। दीजिए। लिख देते हैं। हाँ, मैं बोल देती हूँ, तुम लिख लो। ठीक है, पहली चीज तो ये कि इट कांट बी एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी। अगर आप वेव थ्योरी कंसिडर करते हो रेडिएशंस की, तो ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? अभी बताएंगे वो भी क्यों आएगा अभी। ठीक है, अभी बस ऐसे मान लो, अभी ऐसे भरोसा रखो। ओके, बिल्कुल। हाँ, अभी ना आपने क्या करा, देखो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराई, ठीक है, और बेटा इलेक्ट्रॉन मिला है। अभी सोचो, इलेक्ट्रॉन को मैं किसी सर्किट से कनेक्ट कर दूं तो मतलब मुझे करंट मिला, राइट? बोलो। जी यस मैम। मैम। बेसिकली Yes. क्या रहा है कि लाइट एनर्जी आपने कन्वर्ट कर दी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इज इट ओके? हाँ जी हम्म? मैम। यस मैम। हाँ जी, यस मैम। ओके। यस मैम। मैं एक लाइन बोल रही हूँ, उसको लिख लो। नोट्स कॉपी वगैरह लेके बैठते हो ना, कहानी सुनने तो नहीं बैठते? नो मैम। हाँ, तो No. लिख लो, एक लाइन लिख लो। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन बोल रही हूँ मैं, थोड़ा सा मतलब नोट्स वोट्स बना लो क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, लिखो, इट इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is the emission of electron when EM radiation incident on the metal surface. ठीक है, the emitted electron is known as photoelectron मैम वैन ईएम के बाद क्या? when EM radiation incident on the metal surface. Okay, cool. सरफेस। हाँ, तो जो फिर लिखना था that emitted electron is called photoelectron. ओके, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन, जो करंट उस इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टैब्लिश्ड होगा दैट इज फोटो करंट। फाइन,
चले आगे। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है बेटा वर्क फंक्शन। अब इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे सोचो कि एक मेटल है कुछ भी, ठीक है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहां समझ लो बल्क में, और एक इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे समझ लो। अब एक बार बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन बल्क में है ये हर तरफ से बाउंडेड होगा, है ना, सबने इसको पकड़ रखा होगा, इंटरेक्शन हो रहा होगा इसका मस्त हर तरफ से। अभी जो सरफेस वाला है ये सिर्फ इस तरफ से इतना होगा, हाफ इसका खाली होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस का इलेक्ट्रॉन है। तो एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को? सरफेस वाले को निकाल। ठीक है, लॉजिकल है। अब पर एक बात बताओ, चलो सरफेस वाले को निकालना तो इजी है, ऐसे समझ लो इस क्या कहते हैं, बल्क वाले को सपोज 20 न्यूटन फोर्स से पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे समझो टोटल जो उस पे एनर्जी है, अगर इसे निकालना पड़े, या जिस एनर्जी से मतलब आसपास के एटम्स ने पकड़ रखा है, लेट्स से 20 जूल है। सिर्फ एक चीज समझानी है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है उसमें, तो मैं ऐसे मैग्नीट्यूड्स दे रही हूँ, ठीक है। और लेट्स से सरफेस वाले को 10 जूल एनर्जी है, ओके, निकालने के लिए चाहिए इतना। अब सोचो तुमने एक रेडिएशन यहाँ पे एमिट कराई, मतलब सॉरी स्ट्राइक कराई, और वो 9 जूल की है, ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? नो मैम। नहीं आएगा। अगर मैं 1 जूल और दे दूं, अभी बाहर आएगा? यस मैम, आ जाएगा। सरफेस वाला। नो मैम, नहीं आएगा। मैम सरफेस वाला तो आ जाएगा ना, 10 जूल पे बाहर आ जाएगा। नो मैम। चलो ठीक है, अच्छा चलो एक और छोड़ो, चलो 10 तो बिल्कुल ही पास की बात हो गई। लो मैंने इसमें 20 जूल और ऐड कर दिया, ठीक है, दिस इज 10, दिस इज 20। अब बाहर आएगा? बिल्कुल मैम, दोनों आ जाएंगे तो दोनों हो जाएंगे। सब तो नाश्ता हो जाएगा आगे, नहीं? यस मैम। देखो यही क्वांटम और क्लासिकल का डिफरेंस है। क्लासिकल के एस्पेक्ट में आप बिल्कुल बोल सकते हो कि ऐसा होगा, लेकिन मैं कह रही हूँ आप 100 जूल और प्रोवाइड करा दो, तब भी गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। आप सिर्फ हमेशा ये बोलोगे मे बी इलेक्ट्रॉन कम आउट, मे बी। दिस इज क्वांटम मैकेनिक्स, दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। हम ऐसा सिर्फ सोच सकते हैं कि आएगा, ठीक है, इतनी उस पर आ जाना चाहिए। अब आएगा नहीं आएगा वो नहीं बोल सकते हम। एक और चीज, हम ये तो नहीं बता सकते कि आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि अगर आपने 10 जूल से कम एनर्जी दी तो 100% नहीं आएगा। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आपने 10 जूल से ज्यादा एनर्जी दी है तो मे बी इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट, बट इस पे तो आएगा ही नहीं। तो वर्क फंक्शन वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो 10 जूल है, जो चाहिए ही हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। फील आया? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मिनिमम एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ओके, अब आए ना आए वो बात की बात है, बट इतना अमाउंट तो हमको चाहिए रहेगा। सही है? तो खाली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही एक तरीका नहीं है ये काम करने का। अगर आप इसको बहुत हीट करते हो मेटल को, तो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। हमने सेमीकंडक्टर में देखा था, है ना, कि बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, तो मतलब वो भी एक तरीका है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का। तो अगर आप हीट प्रोवाइड कराते हो, यानी कि आप थर्मोनिक एमिशन करा रहे हो। क्या करा रहे हो? थर्मोनिक एमिशन। ओके, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन होगा। उसी का एक तरीका ये है कि आप क्या करो, लाइट इंसिडेंट करा दो, तो भी हो जाएगा, और वही हमारे सिलेबस में है। ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एक तरीके हैं, ठीक है। इज इट ओके? वर्क फंक्शन, हाँ जी, वर्क फंक्शन को आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई। क्योंकि उसमें भी तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी वर्क फंक्शन की तरफ सेम हो सकता है। नहीं बेटा देखो, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी एटम और बॉन्ड वगैरह का रिलेशन आ गया ना यहाँ पे। मतलब हम मेटल से पहले बात तो इजेक्शन करा रहे हैं, मतलब आप समझने को समझ सकते हो वैसे, बट इसका अपना नाम है, क्योंकि ये हम एक अलग कॉन्सेप्ट में, एक अलग डायमेंशन में पढ़ रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां आप
आयनाइजेशन एनर्जी कैसे प्रोवाइड कराते हो केमिस्ट्री में? मतलब एक्सटर्नल हीट देके, है ना, तो वो इधर आ गया। यहाँ हम लाइट की बात कर रहे हैं, फोटोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो सिमिलर कॉन्सेप्ट है। फाइन, बोलो बेटा। यस मैम। ओके ओके ओके, तो चले इससे आगे। वर्क फंक्शन सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ओके मैम सी। कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब तो आप बता सकते हो कि जो भी एनर्जी है फोटोन की वो या तो ज्यादा हो या बराबर हो वर्क फंक्शन के, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस मैम। इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी है फोटोन की वो ज्यादा हो एक सर्टेन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी से। फिलहाल उसे मैं न्यू नॉट बोल देती हूँ, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्या है ये न्यू नॉट, ठीक है। ये क्या है? सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी या सर्टेन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि इससे तो ज्यादा होनी ही चाहिए। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो इंसिडेंट फोटोन है वो किसी सर्टेन वेवलेंथ से कम हो, समझ रहे हो, कम हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये साइन भी रिवर्स हो जाएंगे ना। बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके, हम इसको अभी पढ़ेंगे कि वो चीज क्या है। तो बेसिकली अगर आपको कंडीशन लिखने आए और अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखने आए, जो कि मुझे लगता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन सबसे बढ़िया यही बन सकता है 5 नंबर में या लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो ये चीज जरूर मेंशन करना, कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज दिस, और यहाँ फोटोन लिखना मत भूलना, ठीक है। यस मैम। हाँ, और एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ना वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है। मतलब कि एक जो रेडिएशन आई है वो एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जा सकती है, ऐसा नहीं है एक आई है और 2-3 निकाल के ले जाएगी, समझ रहे हो। एक फोटोन स्ट्राइक कराया, एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, ओके। मगर काफी ज्यादा दे दें तब भी नहीं। हाँ जी, मुझे 10 जूल चाहिए निकालने के लिए, हमने 200 दे दी तब भी नहीं होगा। नहीं नहीं, तब भी एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ वो करेगा इंटरेक्शन, इसे बोलते हैं वन ऑन वन इंटरेक्शन। आप इसे आप वाइस वर्सा कैसे भी समझ लो, आप ऐसे भी समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही उसके साथ इंटरेक्ट करेगा या एक फोटोन एक ही के साथ करेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। वन ऑन वन इंटरेक्शन रहता है, दूसरा रेडिएशन ही आके कोई और इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ओके। तो इस चीज को भी आप मतलब हाईलाइट कर सकते हो, ओके। चलो, अब ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आइंस्टाइन की इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेके, और इस इक्वेशन के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक एक है। इक्वेशन के लिए इक्वल्स टू mc²। उसके लिए नहीं मिला, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। हाँ इसके लिए नहीं मिला है, इसी के लिए। एक्चुअली वो रिलेटिविटी ना बहुत ज्यादा कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, बहुत हद तक उन्होंने कर दिया था, काफी अच्छा काम था उनका, और वो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी जो उन्होंने E इज इक्वल्स टू mc² करा था, बेसिकली m इज इक्वल्स टू E/c², बट वो कंप्लीटली स्टेब्लिश नहीं हो पाई थी। चलो, आइंस्टाइन की इक्वेशन देखो, इन्होंने बोला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की, कैसे इलेक्ट्रॉन की जो आपने इजेक्ट कराया है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी हो सकती है जो आपने इंसिडेंट कराई, और माइनस वेव फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ है बुक में गलत है वो, क्योंकि कुछ बुक्स में कैसे लिखा रहता है इसको रीशफल कर देते हैं, मतलब बेसिकली क्या कर देते हैं कि E फोटोन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स और +5 कर देते हैं, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। इस इक्वेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो फोटोन एनर्जी आपने इंसिडेंट कराई है वो 2 पार्ट में गई है, एक तो काइनेटिक एनर्जी में और एक वेव फंक्शन में, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी आप कोई एनर्जी इंसिडेंट कराते हो तो वो 3 चीजों में जाती है, एक काइनेटिक एनर्जी यानी कि अगर रिजेक्ट हो गया इलेक्ट्रॉन तो, एक उसका वर्क फंक्शन डील करने में, और बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये कोलिजन में अपनी एनर्जी वेस्ट भी करता है, ठीक है। अगर मुझे ये मैक्सिमम चाहिए तो मुझे ये 0 करना पड़ेगा, समझ रहे हो। ओके तो मैम। ये एक सही फॉर्म है लिखने की, ओके।
यस मैम। यस मैम। आप लोगों को समझ में आया तो मतलब चैट बॉक्स में बता दो, ठीक है, अगर तुम ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो तो। काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स बेटा, बस इसमें तो सिंपल आप फॉर्मूला वगैरह पुट कर दो। ओके मानसी, जैसे कि एच न्यू माइनस फाइव है ना, एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव, ये सब इसी इक्वेशन की फॉर्म्स है, ठीक है, हमने वैल्यूज तो पुट करी है, राइट। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन लिखना है तो आपको ये चीज अच्छे से बतानी पड़ेगी। चले आगे। यस मैम। ओके शिवम, अब देखो मैंने जो आपको बोला था ना, सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट। ओके, अभी देखते हैं कैसे आता है। आपने क्या देखा कि ई फोटोन इज दिस थिंग, इसकी जगह मैं एच न्यू रख सकती हूँ। अब बताओ सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू मैं ऐसे निकाल सकती हूँ इक्वलिटी यूज करके, यहाँ पे बोलो। यस मैम। ये है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कम से कम रेडिएशन की होनी चाहिए अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। ये फाई क्या है? वर्क फंक्शन। समझ में आ रहा है ना? कोई चीज मिस मत करना, मतलब अगर कोई दिक्कत आ रही है तो लेट मी नो। दिस इज द वर्क फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, या मेटल बोल दो, दैट डिपेंड्स ऑन मेटल ओनली। फर्दर आगे पढ़ोगे तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, पर वो ज्यादा कंसिडर करते नहीं है। सो बेसिकली दिस न्यू नॉट इज इक्वल टू 5/h। ओके, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिखना चाहोगे इसकी डेफिनेशन? यस मैम। हाँ लिखो। मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट रिक्वायर्ड, नहीं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। कूल। यस मैम। ओके, अब एक हम ग्राफ स्टडी करते हैं। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। 4 ग्राफ चिपका देंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ग्राफ्स बहुत अच्छे से समझो। हमसे ग्राफ कहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था? तो यही तो थी उसकी इक्वेशन आइंस्टाइन की, राइट। दिस इज एच न्यू माइनस 5। 5 क्या था? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये होगा, न्यू नॉट। बोलो। यस मैम। अब Yes, इस ma'am. इक्वेशन को आप y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर दो। एक मिनट मैं जरा, हाँ, इंक चेंज कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, y पे काइनेटिक एनर्जी आ गई मैक्सिमम। किसकी है बेटा ये? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ, सही है मनीष, किसकी है ये? फोटोन। फोटो इलेक्ट्रॉन। गुड। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी है? फोटोन। फोटोन। हाँ, आप इसे रेडिएशन भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो, अब एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यानी कि कुछ इस तरीके से आ रही होगी। कूल, समथिंग लाइक दिस। क्लास में मैथ रही है, ओके, दिस इज थीटा, फाइन। स्लोप कितना है इसमें? कूल, बोलो बेटा, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। खुद देखो, इसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, इसके नीचे ये जो है ये तो इमेजिनरी लाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव बोल दिया है ना। क्या बोल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि वो इस चीज पे डिपेंड करती है ना, v स्क्वायर, पॉजिटिव टर्म, इट कांट बी नेगेटिव। कूल, तो ये चीज ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये वाली चीज तो इमेजिनरी हो गई।
तो इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, मूव करना शुरू करेगा, तो कम से कम ये एनर्जी तो, ये फ्रीक्वेंसी तो हमें चाहिए रहेगी। ठीक है, समझ में आता है हमको ग्राफ वगैरह? यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड। हाँ जी मैं एक सेकंड बैक दिखाना। मैम हाँ। प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो तो कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो फिर अगर चेंज होगा तो फिर वो तो वेरिएबल हो जाएगा, स्लोप है वो कहाँ h, चेंज होगा? मतलब m इक्वल टू h है ना, तो वो वेरिएबल हो जाएगा ना, मतलब चेंज होगा ना अलग अलग। तो कहीं भी जाओ tan थीटा तो यही रहेगा, कहीं से भी निकाल लो। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा या फिर रेडिएशन में चेंज होगा तो फिर h भी तो चेंज हो जाएगा ना, फिर तो क्यों? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 नहीं नहीं रहेगा। नहीं, कुछ भी हो, ये प्लैंक कांस्टेंट कैसे चेंज हो जाएगा? अगर काइनेटिक एनर्जी पहले तो चेंज कब होगी? जब आप ये फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, बिकॉज ये भी कांस्टेंट्स है ना। वर्क फंक्शन मेटल पे डिपेंड करता है, वो कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है। अगर न्यू चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पे चेंज हो सकता है, और कई बार तो न्यू चेंज होने पर भी नहीं होगा, हो सकता है कोलिजन में वेस्ट हो जाए। अब कंडीशन समझो बेटा, एच इज कांस्टेंट फॉरएवर, कुछ भी हो स्लोप तो जाए। कहीं लाइन कितनी भी लंबी हो, स्लोप तो वही रहेगा हमेशा। क्या? लाइन कितनी भी बड़ी कर दें, स्लोप तो हमेशा चेंज सभी रहेगा कांस्टेंट। और क्या, आप तो उस पे जिस भी पॉइंट पे बेटा, आपको जिस भी पॉइंट पे स्लोप चाहिए, उस पॉइंट पे आप इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, वहां पे एंगल देखो, इट इज गोइंग टू बी थीटा। कूल? मैं कह रहा था मतलब ये लाइन पे तो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स होगा थीटा, चाहे ऊपर जाए या कहीं पे भी जाए। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो स्लोप भी तो फिर ज्यादा होगा ना, तो फिर उसमें तो चेंज हो मतलब जाएगा। आप क्या कह रहे हो, आप कोई दूसरा ग्राफ बोल रहे हो, है ना? यस मैम। तो बेटा उस ग्राफ के लिए भी एच कांस्टेंट होगा। वो अगर दूसरा ग्राफ दूसरे मेटल के रिस्पेक्ट में बनेगा। वो दूसरे मेटल के लिए फिर सारी चीजें भी तो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी, उसका वर्क फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा। मैंने क्या बोला, वर्क फंक्शन मेटल के लिए कांस्टेंट है, आपने मेटल चेंज कर दिया, वर्क फंक्शन चेंज। ओके ओके मैम। चलो चले आगे, राइट पूजा। Yes, ma'am. ओके, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ थी जितनी, मतलब बस उससे ज्यादा ना हो, वरना फिर क्या नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो अगेन आप सिंपल सा बस वो फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव कर दो, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ग्राफ प्लॉट करो, लाइक दिस। ठीक है, ये लाइन टेढ़ी हो गई, सीधी होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे 1 बाय लैम्डा ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब आप जब इसे यहाँ पे प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ भी कुछ ऐसा ही आएगा। तो ये है तो फ्रीक्वेंसी ही रिवर्स में, मतलब है ना। दिस इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट hc by lambda नॉट। ठीक है, दिस इज 1 बाय लैम्डा नॉट, और ये हमारा रीजन आ गया। ओके, मैम इसका जो स्लोप है वो तो हमारा हो जाएगा hc। हाँ यहाँ से कंपेयर कर लो। hc आएगा ना। देखो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसमें 1 बाय लैम्डा नॉट ज्यादा है। देखो 1 बाय लैम्डा यहाँ ज्यादा है 1 बाय लैम्डा नॉट से, है ना। दिस इज 1 बाय लैम्डा नॉट, आगे आगे वैल्यूज बढ़ रही है। आप अगर देखो तो यहाँ पे लैम्डा नॉट मैक्सिमम है लैम्डा से, हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. तो ये ग्राफ्स बनाने आए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वगैरह के, तो ये सब बना देना। अच्छा मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया, फॉर्मूला तो मैंने ड्राइव करा ही नहीं, ये ग्राफ यहाँ बनना था। चलो यहाँ फॉर्मूला ड्राइव कर देते हैं, वैसे तो सिंपल है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि ई फोटोन इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, एच सी बाय लैम्डा इज ग्रेटर देन दिस। यहाँ से 1 बाय लैम्डा का वैल्यू निकालो, क्या आएगा, एच सी बाय 5 दिस थिंग, राइट। और यस मैम।
यहाँ से लैम्डा मैक्स का वैल्यू निकालो, कितना आएगा? hc/5 हम्म hc/5 इसका मतलब अब तो समझ गए ना सबका। वो तो लिख ही सकते हो डेफिनेशन की, मैक्सिमम वेवलेंथ होनी चाहिए इंसिडेंट रेडिएशन की इतनी, बस ताकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाए। तो जो यहाँ पे लिखी थी ना आपने फ्रीक्वेंसी वाली, उसी में वेवलेंथ कर देना, लेकिन मिनिमम का मैक्सिमम करना मत भूलना, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। चलो, किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो पूछ लो। एक मिनट, मुझे यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करनी है, इतना तो मुझसे कुछ डाउट हो तो पूछ लो। लैम्डा मैक्स fc/5 कैसे हुआ? क्या बेटा? लैम्डा मैक्स fc/5 कैसे हुआ? पाई कैसे हुआ? यस मैम। देखो यहाँ पे आप इक्वलिटी वाली कंडीशन पुट कर दो। यहाँ पे हमें लैम्डा मैक्स निकालना है इसलिए, ठीक है? यहाँ पे आप इक्वलिटी वाली, एक मिनट, इक्वलिटी वाली कंडीशन पुट करोगे, एक सेकेंड। ओके ओके, तो कहां से मिस कर दिया मैत्री? ठीक है, ओके, अभी ज्वाइन करा है आपने। चलो फिर तो रिकॉर्डिंग देख के करना, चलो आगे से। श्योर श्योर। चलो, अब मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ठीक है? उसके बाद से, या वेलकम बच्चा, उसके बाद से ना तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे मोस्टली क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है? अब इसको ध्यान से समझना। एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दी जाए तो क्या बढ़ेगा? बोलो। एनर्जी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, एनर्जी बढ़ेगी। बेटा अगर एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? वेवलेंथ कम। ई फोटोन बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ेगी। ना ना, इंटेंसिटी नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। इंटेंसिटी एक अलग चीज है, वो मैं अभी समझाऊंगी आपको। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? भाई वर्क फंक्शन तो उतना ही है। यस मैम, बढ़ेगा। यस मैम। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एक चीज समझो कि किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, अब उसे अगर तुम्हें रोकना है तो वो जो भी फोर्स तुम लगाओगे, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर लगाओगे, उसका वैल्यू बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस मैम। यस मैम। अभी हम आगे पढ़ेंगे, उस फैक्टर को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है? इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। फ्रीक्वेंसी इज समहाउ एसोसिएटेड विद द एनर्जी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी, मतलब एनर्जी में कुछ भी चेंज होगा तो एनर्जी चेंज होगी। बात समझ रहे हो? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे देखोगे जहां पे ऐसा बोला जाएगा कि हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, इतनी से इतनी कर दी, तो एनर्जी पे क्या फर्क पड़ा? स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना बढ़ा? सेम रहेगा कि वही रहेगा? तो आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर मैं कल को कहूं आपसे कि मैंने नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाए हैं, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। बताओ क्या आंसर होगा आपका? नो मैम। बिल्कुल, ये चीज समझना, एनर्जी एनर्जी से कनेक्टेड है, एनर्जी एनर्जी से कनेक्टेड है। जो दूसरा बेटा आप टर्म बोल रहे थे, इंटेंसिटी वाला, है ना? इंटेंसिटी ऑफ, मतलब बेसिकली हम इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी क्या है? नंबर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में निकलने वाले फोटोन्स का नंबर, दैट इज इंटेंसिटी। तो बेसिकली इंटेंसिटी इज अ नंबर, एनर्जी और नंबर में कोई रिलेशन नहीं, ठीक है? अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ फोटोन। प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? करंट। एनर्जी बढ़ेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एनर्जी नहीं बढ़ेगी। बेटा मैंने पहले ही बताया था, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज h nu, इट इज कांस्टेंट, कुछ नहीं हो रहा। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा। पहले आपने NH nu भी बढ़ा, NH nu भी बताया था पहले आपने। हाँ वही तो क्वांटाइज्ड है। मतलब देखो यहाँ पे एनर्जी, मतलब मैं क्वेश्चन के लिए ट्रिक सी बता रही हूँ कि एनर्जी को एनर्जी से रिलेट करो, नंबर को नंबर से रिलेट करते चलो। दिस इज नंबर, दिस इज नंबर, दिस इज नंबर।
इट इज द रिजल्ट ऑफ अ नंबर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ बहुत क्वेश्चन मतलब लाइक 90% क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव लेवल में आते हैं इस टॉपिक से वो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा नंबर है तो किससे किस पे इफेक्ट पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो फोटोन को कुछ नहीं पड़ेगा, आई फोटो करंट को। ओके बोलो। यस मैम। अभी ना स्ट्रिक्ट का एप्लीकेशन देखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसे रोज रखते रहना बैठ के। ठीक है, यस मैम। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो एक ग्राफ बता दो मुझे। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? क्या ग्राफ आएगा यहाँ पे? कांस्टेंट। मतलब कैसे बनाऊं? स्टेशनरी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें तो। नहीं फर्क तो नहीं पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ कैसे करूं, कैसा लगेगा, मतलब कैसे बनाऊं? पैरेलल टू हाँ पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल नो टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैम इसमें तो कंडीशन भी होनी चाहिए ना, मतलब वो वर्क फंक्शन से वो कम होगा फ्रीक्वेंसी तब होगा ऐसा। वर्क फंक्शन से कम हुआ तो कुछ होगा ही नहीं, तो वर्क इसलिए तो फंक्शन से कम कांस्टेंट होगा। होगा ना। पर मैं कह रही हूँ आप इनकेस फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सोर्स हो गया ना, सोर्स की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हो तो भी आई फोटोन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ, चलो। आई फोटोन क्या है मैम? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला क्वेश्चन बताओ, चलो बताओ। मैम कौन सा वाला? दोनों ही बता दो बेटा। A source of light is placed at a distance of 50 centimeter from a photocell and the stopping potential is found to be V0. If the distance between the light source and photocell is made 25 centimeter, the new stopping potential will be V0 by 2, V0, 4 V0, 2 V0. बताओ। V0। और नॉट। कैसे बताया है ये? इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, डिपेंड ही नहीं करता। मैम एनर्जी से करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल को, एनर्जी आएगी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस कहाँ है क्या है। जब फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आ रहा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं आएगा। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ, वहां पे लिंक बिठा लो। ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे गए हैं, जो 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं कंपटीशन से उठाए हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताओ। Light of frequency is 1.5 times the threshold frequency that is incident on photosensitive material. If the frequency is halved and intensity is doubled, the photo Double. current become डबल हो जाएगा। मैम डबल हो जाएगा। डबल। सबका यही कहना है? यस मैम। यस मैम। कोई दिक्कत? यस मैम। किसको दिक्कत है? हाँ जी बेटा, नो मैम। क्वेश्चन 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो न्यू था वो 3/2 न्यू नॉट था, चलो ज्यादा है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, जो कि यहाँ बोला गया, दैट इज 3/4। 3/4 न्यू नॉट से ज्यादा है या बराबर है, बड़ा है, क्या है? छोटा है। कम है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नो मैम। नो मैम, फोटो करंट भी नहीं बनेगा। फोटो करंट है तो मैम इसको हमने ये इंटेंसिटी से करेंगे, इंटेंसिटी से डिपेंड करता है, वो डबल हुई तो वो भी डबल हो जाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा क्वेश्चन भी तो पढ़ेंगे। ट्रिक बताई थी, ट्रिक की ना कंडीशंस होती हैं, कॉन्सेप्ट की कंडीशन नहीं होती। अभी ना मेरे को आज टाइम नहीं मिला स्लाइड में क्वेश्चन ऐड करने का, और आई बिलीव कि अगर मुझे कल टाइम मिलेगा तो हम 1 घंटे का कोई स्लॉट रख लेंगे, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे इसके। बट मैं मॉर्निंग में रखना, लेकिन मॉर्निंग में रखना। हाँ ठीक है, मैं उस चीज को लेकर भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ना 11th का आज मेरे पास आ जाएगा। हाँ थैंक यू मैत्री। तो मेरा स्केड्यूल आ जाएगा, तो शायद मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, बट स्टिल अगर हो पाया
वरना मैं आपको उसी ग्रुप पे ना एक क्या कहते हैं पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, उसको आप सॉल्व करते रहना, मुझसे पूछ लेना आपको दिक्कत हो तो। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं, बहुत बात कर लिया हमने। मैम आप सिर्फ 11th को ही पढ़ाओगे? नहीं नहीं 12th है मेरे पास, बट 6 आवर वाला बैच है। एक्चुअली 12th में ना बच्चे कम हैं, 11th में ज्यादा है और उनका फोटोन कैटलिस्ट डिवीजन हो गया है, तो नंबर ऑफ बैचेस बढ़ गए हैं, तो इसलिए अच्छे से पैक्ड हो गए हैं अब हम सब। नहीं मतलब कभी वाली स्लाइड दिखाना एक सेकंड। कौन सी वाली बेटा? हम जो अभी क्वेश्चन। ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन और कर दो। अच्छा इसको एक चीज करने में बता दूं, जैसे आपने पढ़ा ना E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, बेटा एक ट्रिक होती है, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन में ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मतलब क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो दिस इज 1240 ओवर लैम्डा इन नैनोमीटर, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको आंसर दे देगा, ये एक मतलब वैल्यूज पुट करके निकाला गया है, ठीक है ना। E का मतलब h का वैल्यू पुट कर दो, C का वैल्यू पुट कर दो, तो लगभग सॉल्व करके ये आ जाएगा, तो एक तरीका है शॉर्ट में आप निकाल सकते हो, तो इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी किसी का आया? डी मैम, डी सही है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा पता है ये आईआईटी का क्वेश्चन था, इजी था ना? यस मैम। ये मुझे याद नहीं आ रहा, पर 19 समथिंग है, तो मैं सॉल्व करूं कि हो गया सबका? चलो मैं कर देती हूँ हो गया सबका, किसी को वो दिक्कत नहीं, चलो मतलब कर देते हैं अगर हो तो कोई। हाँ वैसे छोटा सा ही है, जल्दी हो जाएगा। नैनोमीटर में आंसर आना था ना, तो डी ऑप्शन आ गया ना। चलो ये वाले क्वेश्चन में स्लाइड में ऐड कर दूंगी, अभी स्किप कर देते हैं, मुझे लग रहा है कि आगे हो नहीं पाएगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मैं तुम्हें 3-4 बातें बता रही हूँ, फटाफट से तुम नोट कर लो। तो कोई मुझसे पूछ रहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव से क्यों नहीं होता, है ना बेटा? देखो आप बताओ वेव को आप क्या बोलते हो? वेव में हम बोलते हैं जो एनर्जी है वो इक्वली स्प्रेडेड है ना? बोलो। यस मैम। अब एक बात बताओ, ये मेटल है, सपोज वेव 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 आ रही है, वेव की जो एनर्जी है वो हर जगह इक्वली स्प्रेडेड है एक बड़े से रीजन में, तो इसमें ना धीमे 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 एनर्जी आएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन आराम आराम से एनर्जी पा रहे हैं, तो एक फाइनाइट टाइम चाहिए रहेगा इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी पाने के लिए कि वो निकल सके। फील हुई बात? यस मैम। बट एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मिलीसेकंड में होता है, इंस्टेंट में होने वाला प्रोसेस है। और अगर मैं फैक्चुअल डेटा की बात करूं तो लगभग 10⁻⁹ सेकंड में हो जाने वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो पहला कारण तो ये रहा कि वेव से क्यों नहीं हो सकता। दूसरा कारण ये है कि वेव एक कॉन्टिन्यूअस एनर्जी की पिक्चर है, राइट। और जब आप इसमें आपने देखा होगा कि एक सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी पर ही इजेक्शन पॉसिबल है, समझ रहे हो? न्यू नॉट के बाद ही होगा, लैम्डा नॉट की वेवलेंथ के पहले ही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। वेव में जब आप कॉन्टिन्यूअस बातें करते हो तब आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते, ये दूसरा रीजन है कि क्यों वेव से हम इसे प्रूव नहीं कर सकते। ओके चलिए, अगर कोई आपसे पूछे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एफिशिएंसी कितनी होती है तो क्या बताओगे? एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, भाई जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले अपॉन जितने नंबर ऑफ हाँ जी नंबर ऑफ फोटोन्स, हाँ जितने आपने इंसिडेंट कराए। बेटा एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि इट इज अबाउट 10⁻³ यानी कि 1000 फोटोन्स इंसिडेंट कराने पे कोई एक इलेक्ट्रॉन निकलता है,
समझ रहे हो, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट डेटा है, क्योंकि आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुआ, फिर थ्योरी लाई गई उसके पीछे, राइट? यस मैम। और कोई बात इसमें? बाकी तो मैंने आपको बता दिया ऑलमोस्ट। चलो हाँ, अब फाइनली एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिस्कस करते हैं। हमने इसकी ऑलमोस्ट थ्योरी पढ़ ली। अब आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन ये सब पता है, ठीक है? अगर मैं उसका यूज करूं तो आप समझ सकते हो, राइट? अब देखो, हमने एक ट्यूब ली, ठीक है, कोई और फर्दर इंटरेक्शन ना हो इसलिए वैक्यूम ट्यूब ली, कोई और मतलब एक्सटर्नल फैक्टर वगैरह ना हो, इस पे हमने लाइट इंसिडेंट कराई। लाइट क्या है? फोटोन है, ठीक है, पैकेट ऑफ लाइट इंट्रोड्यूस कराया है। दिस इज नेगेटिव प्लेट, ये सब भूल जाओ, बस ऐसे समझो कि ये नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है, पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, ठीक है? दिस इज नेगेटिव यानी कि दिस इज कैथोड, ओके, दिस इज एनोड। बेटा ये इलेक्ट्रोड जो है, जब इस पे लाइट रे इंसिडेंट करेगी यानी कि फोटोन्स इंसिडेंट करेंगे, सॉरी लाइट रे नहीं, तो इसमें इजेक्शन हुआ। अब हम उस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं जहां इजेक्शन हो रहे हैं, जहां फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो इसने क्या किया, एक फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट किया। अब ये नेगेटिव यहां पर आया, इसने पॉजिटिव इधर देखा, तो ये क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट? तो ये इस डायरेक्शन में चलने लगा, और जैसे जैसे इसने ये पूरा पाथ कवर किया, तो सोचो नंबर ऑफ फोटोन्स तो निकलते जा रहे हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ से लाइट आई जा रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले जा रहे हैं, ठीक है? अब पहुंचते पहुंचते देखो यहां पर आया, इसने पूरा पाथ कवर किया यानी कि सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, देन ऑब्वियसली दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोटो करंट। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट मूव करते हैं। यस मैम। तो आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आया क्या हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं फोटोन की वजह से, दोज आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो करंट कंडक्ट हो रहा है दैट इज फोटो करंट, ओके? पहली चीज तो यही है। दूसरी चीज, अब सोचो कि एनोड जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। अब क्या है कि एक दो इलेक्ट्रॉन उधर अट्रैक्ट हो पा रहे हैं एक सर्टेन वैल्यू पे, पर हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है क्लब होते जा रहे हैं। ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस, एक मिनट, हाँ, तो ये जो स्पेस है, सोचो यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है? इधर जो अट्रैक्ट होके करंट सर्किट वगैरह पूरे कर रहे हैं, उस 4 इलेक्ट्रॉन ही कर पा रहे हैं, उतने ही फोर्स मिल पा रहा है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन्स का रीजन बढ़ता जा रहा है, राइट? 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सोचो 17th इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हुआ, ये जो रास्ते में इलेक्ट्रॉन है क्या कर देंगे, इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, बोलो? यस मैम। यस मैम। इस चीज को बोलते हैं स्पेस चार्ज। ये एक इशू हमारे सामने आएगा जब चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? क्लबिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज हो गया, फर्दर फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन देखने मिला। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक आइडिया तो ये आया कि क्या हो, इस पॉजिटिव को अगर बढ़ा दिया जाए, समझ रहे हो? अगर मैं एनोड को ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करा दूं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बोलो? हो सकती है मैम। वहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेट क्यों हो रहे हैं, वो सर्किट में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि ये जो फोर्स है ये एक सर्टेन अमाउंट, मतलब एक फोर्स, एक मतलब समझो, ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है सिर्फ, ठीक है? अट्रैक्शन का काम कर रहा है। तो उतना स्ट्रांग नहीं है इनिशियली पोटेंशियल कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एकदम से लाइन टू लाइन भागे चले जाए, ठीक है? इसके अलावा कोई और फोर्स है नहीं ना उधर, सिर्फ अट्रैक्शन है। तो थोड़ा बहुत 2-3 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए वहां पे, जब भी समझ में आए पहली वाली चीज? यस मैम। ठीक है। अब मैंने क्या सोचा इसका रिजॉल्व करने का, जब आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप भाई क्यों नहीं सारे जा रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव फोर्स नहीं लगा पा रहे हो आप, तो आपने क्या करा, यहाँ पे आपने वेरिएबल बैटरी लगाई थी, आपने उसका क्या करा, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। अब यहाँ पे फोर्स बढ़ गई उनपे, ठीक है? आप बढ़ाते जा रहे हो, हाँ, तो करंट बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होते जाएंगे। बट एक पॉइंट आएगा जहां सैचुरेशन आ जाएगा कि फर्दर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने पर भी एनोड का अब करंट नहीं बढ़ रहा। इस चीज का फील है कि नहीं?
एक सर्टेन अमाउंट तक आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, तब तक आई फोटोन बढ़ता रहेगा फोटो, लेकिन एक पॉइंट के बाद ना सैचुरेशन स्टेट आ जाएगी। आ रही है फील इस बात की या नहीं आई है? यस मैम। यस मैम। ठीक है भाई, फोर्स ही तो है, सिर्फ वो एक्सेलरेट कर रहा है, ध्यान रखो जनरेट नहीं कर रहा है। पॉजिटिव पोटेंशियल एट एनोड इज ओनली एक्सेलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट, इट इज नॉट जनरेटिंग दैट। तो सैचुरेशन आना बिल्कुल पॉसिबल है, आएगा। अब ऐसे पॉइंट पे हम क्या करें? तो ऐसे पॉइंट पे हमने क्या करा, हमने अब उल्टा काम करना शुरू किया, हमने अब इसे नेगेटिव करना शुरू करा, ठीक है, इसे रिपेल करना शुरू किया, नेगेटिव पोटेंशियल लगाना शुरू किया एनोड पे। अब इससे क्या होगा, इनिशियली तो एक दो इलेक्ट्रॉन आता रहेगा, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स को यहां से रिपल्शन मिलने लगा, अब वो इधर की तरफ नहीं आएंगे, बढ़ते 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 एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा जिस पर फोटो करंट 0 हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन के पास होगी, जिसने बिल्कुल कोलिशन में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करी है, वो भी इस प्लेट तक नहीं आ पाएगा, एनोड तक नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो? एक ऐसा पोटेंशियल नेगेटिव, हाँ जी, लगा देंगे जिसके बाद फोटो करंट स्टॉप हो जाएगा। बेटा उस ही पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। और ये एनोड पे लगता है और एनोड को नेगेटिव करता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, हमेशा कैथोड के विद रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक रेफरेंस चाहिए रहता है इन चीजों को बताने के लिए, ठीक है। इज इट ओके? यस मैम। स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर से, हाँ जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर से। हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, देखो मैंने क्या करा, अब एनोड को नेगेटिव करना शुरू किया कि करंट ना आए उधर, इलेक्ट्रॉन्स ना आए, ठीक है। ये सब निकाले जाने वाली चीजें हैं, बेसिकली हम पोटेंशियल का वेरिएशन यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब इन्होंने क्या करा, फोटो हमने नेगेटिव पोटेंशियल इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि अब एक भी फोटो करंट नहीं है, एक भी फोटो नहीं आ रहा है, सॉरी एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं आ रहा है, ओके। सोचो इलेक्ट्रॉन यहां से मस्त निकला कि अपन जाके एनोड पे चिपकेंगे, करंट बनाएंगे, लेकिन उसने देखा यहां तक आते थे कि अरे ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव फोर्स लगा रहा है। तो एक दो जिनके पास एनर्जी हुई निकलते गए, आप नेगेटिव बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कैथोड से निकलने वाला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिए हुए इलेक्ट्रॉन भी एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा, और उस पॉइंट पे आई फोटो हो जाएगा 0, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आई फोटो 0 होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव पोटेंशियल को ही स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। बोलो। यस मैम। अब मैं इसकी एक डेफिनेशन बोलती हूँ, फटाफट लिख लेना, ठीक है। वैसे तो चलो ये तुम्हें मतलब ये चीज जो मैं तुम्हें बोली यहाँ पे पोटेंशियल के रुकने की, वो समझ में आई ना, उसको तुम अगर किसी बुक से पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक बार पढ़ जरूर लेना बुक से, अब मतलब आज ही पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है, वैसे पर अगर टाइम ना हो अब तो बाद में पढ़ लेना रिकॉर्डिंग के साथ, तो पढ़ लेना। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड। हाँ बेटा एनसीईआरटी तो बेस्ट है ही, अगर एनसीईआरटी समझ में ना आए, वैसे तो आ जानी चाहिए, तो कोई सिंपल सी बुक देख लेना, जैसे कि एस एल अरोड़ा हो गई। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, ठीक है, एट विच आई फोटो इज 0, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इस पॉइंट पे ध्यान रखना, वो इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाएगा जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, वो भी आई फोटो नहीं दे पाएगा, ओके कूल। इसको वी नॉट बोलते हैं। चलो आगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि ग्राफ ऑफ आई फोटो वर्सेस एनोड पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या है, एनोड का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड।
अब एक बात बताओ, कुछ ऐसा होगा कि नहीं? जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जा रहे थे, ये देखो सैचुरेशन आ गया, स्टार्टिंग में बढ़ रहा था, देन सैचुरेशन आ गया, और कम करते गए तो एक पॉइंट पे नेगेटिव होते होते वी नॉट हो गया। ठीक है, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। बोलो ग्राफ सही है? थोड़ा सा ही, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेट नहीं जाएगा। एक मिनट, मतलब ज्यादा ही मैंने स्ट्रेट सा कर दिया, कुछ इस तरह से उठेगा। ठीक है, सैचुरेशन वाला तो पोर्शन जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे लहराएगा। ठीक है, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। बोलो ग्राफ समझ में आ रहा है ना? पहले यूजुअली बच्चों को ग्राफ ही समझ नहीं आते इसके। मैम सैचुरेशन में क्या होता है? सैचुरेशन मतलब देखो ये वाली चीज, अब आप वी को कितना ही बढ़ाते जाओ, आई फोटोन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। ठीक है, ओके मैम। चलो अब बी नॉट के लिए एक एक्सप्रेशन निकालते हैं, जैसे हमने न्यू नॉट, लैम्डा नॉट, इन सब के लिए निकाल रखा है। दिस इज कैथोड एंड लेट्स से दिस इज एनोड। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और इधर जाने की उनकी कोशिश है। अब एक बात बताओ, इनिशियली जब नेगेटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा नहीं था, यहां देखो जैसे नेगेटिव पोटेंशियल हमने लगाना शुरू किया, लेकिन अभी भी आई फोटोन है ना? देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आई फोटोन का कुछ वैल्यू तो है अभी, राइट? तो ये आई फोटोन का वैल्यू आ कैसे रहा है, कोई बताएगा? नेगेटिव पोटेंशियल के बाद भी स्टार्टिंग में हमें इनिशियली हमें क्यों आई फोटोन मिल रहा है, बताओ? नेगेटिव क्यों तो मिल कम था, तो उस टाइम पे कुछ तो था हमारे पास, लेकिन जैसे ही कुछ बढ़ गया, काफी ज्यादा हो गया, उसके बाद जीरो हुआ है। हाँ, इस टाइम ना हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, वो इसको एक्सपेंड कर करके, इसको खर्च कर करके कहाँ आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट से ये चीज पकड़ सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है या कुछ भी, मतलब ठीक है ना, मैक्सिमम ही समझ लेते हैं अभी तो हम, क्योंकि देखो आइडियल सिचुएशन की बात कर सकते हैं ना, तो इसलिए मैक्सिमम लेते हैं कि ये बराबर है उस वर्क डन के जो इस इलेक्ट्रॉन ने किया है। देखो जब भी फोर्स अपोजिट लगे और आप तब भी उधर की तरफ जाने की कोशिश करो, तो आप फोर्स के अगेंस्ट जब वर्क डन करते हो तो उसको कुछ इस तरीके से एनर्जी की टर्म्स में लिखते हैं ना। बोलो, याद आ रहा है वो W चैप्टर इक्वल टू क्यू वी, वाला? W इक्वल टू क्यू वी। हाँ हाँ हाँ, अगर किसी को नहीं याद आ रहा तो बेटा आपने ध्यान रखो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था वर्क डन बाय क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद है? जब एक चार्ज किसी चार्ज के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे कुछ जैसे सपोज ए पॉइंट है, इन्फिनिटी से आप चार्ज उठा के लाए थे 1 कूलम। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसको यस रिवर्स मैम। भी लग रहा है, फिर भी ये इस तरफ मूव हो रहा है, तो आपने नेगेटिव वर्क किया, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल था, राइट? याद आ रही है बेटा पुरानी बातें? यस मैम। यस मैम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्क डन इज Q इंटू डेल्टा V, दिस इज काइनेटिक एनर्जी दैट इज मैक्सिमम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ऑब्वियसली E आएगा, और इसको EV नॉट ने चलाया ना, दिस इज द एक्सप्रेशन। अब बाकी आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो काइनेटिक एनर्जी की ना, H न्यू, फिर न्यू की जगह C बाय H, C बाय लैम्डा, वो सब इक्वेशंस आप ड्राइव कर ही लोगे, दैट इज नॉट अ बिग डील। बट ये चीज समझ में आई? यस बोलो मैम। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो V नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन E, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। कूल। अब तक हमने 4 एक्सप्रेशंस डिफाइन करी है, एक वर्क फंक्शन डिफाइन करा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन करी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डिफाइन करी है, और अब V नॉट डिफाइन किया है। ठीक है, एक आइंस्टाइन की इक्वेशन लिखी थी, तो वर्क फंक्शन में वही समझ लो। तो बेसिकली ये 4 चीज के अलावा इसमें और 5वीं चीज नहीं आएगी। ओके, ओके मैम। वर्क V नॉट इज इक्वल्स टू, इसको आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, समझ रहे हो?
कैसे भी लिख दो। ओके, एक बात बताओ, आपने फॉर्मूला पढ़ा था के मैक्स इज इक्वल्स टू ई ऑफ फोटोन माइनस 5, पढ़ा था? यस क्या मैम, है ये? आइंस्टीन इक्वेशन, हाँ, आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह रख दो उस चीज को। ठीक है, ई फोटोन इज व्हाट? एच न्यू, दिस इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, ई एंड ई, एच सी बाय लैम्डा ई, एच सी बाय लैम्डा नॉट ई। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको बताया था, इस टर्म में हम लिख सकते हैं, और एक्चुअल डेटा ये रहा। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, जो बच्चे फॉर्मूला शीट बना रहे थे जिनसे मैंने कहा था, वो इनको फॉर्मूला शीट में लिख लो। ठीक है, काफी अच्छी एक्सप्रेशन है, क्वेश्चंस बनते हैं, ग्राफ बनते हैं इनसे। ओके, यस मैम। चलो, वी नॉट वर्सेस 1/λ। हाँ जी मैम एक बार बैक करना। मैम हो गया। ओके, स्ट्रेट लाइन जाएगी ओरिजिन से। हाँ, नहीं ओरिजिन से नहीं जाएगी। देखो एक्सप्रेशन क्या आ रही है, हमें क्या निकालना है? वी नॉट और 1/λ, राइट। एक्सप्रेशन क्या आई थी? वी नॉट इज इक्वल्स टू एच सी ई इंटू लैम्डा माइनस एच सी बाय ई इंटू लैम्डा नॉट, यही आई थी। यस मैम। तो देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी नेगेटिव है। ठीक है, मैम के मैक्स से वाली भी ले सकते हैं इक्वेशन। क्या बेटा? के मैक्स वाली इक्वेशन ली थी हमने, एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू वी नॉट, डायरेक्ट उससे ले लें। हाँ, वही तो लिखा था ये, सॉरी यही नहीं है। देखो वी नॉट की वैल्यू तो आ रही है ये। नहीं, जो इधर लिखा है के मैक्स अपॉन ई वाला, उससे करें। फिर से बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। मैम जो आपने लाइन के लेफ्ट में लिखा हुआ है, लाइन के लेफ्ट में ये, हाँ, इसमें हमने वी नॉट इक्वल टू लिखा है के मैक्स अपॉन ई, इसमें एच सी बाय लैम्डा ई, इस वाले से डायरेक्ट बना रहे ग्राफ। नहीं 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 नहीं, ये देखो आप फाइन का रोल नहीं हटा सकते ना, ये सिर्फ मैंने बताया था, हटाई देती हूँ मैं, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। इस फॉर्म में मतलब और लिख सकते थे, फिर मैंने ये लिख के दिखा दी कि ये ऐसे पूरी खुलेंगी। आप फाइव थोड़ी हटा सकते हो बेटा, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हटा दिया आपने आइंस्टाइन का, नोबेल प्राइज ले लोगे उनसे वापस। मैंने बताया तो था आपको, आप काइनेटिक जो आप एनर्जी फोटोन की दे रहे हो, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है ना? यस तो आप मैम। नहीं हटा सकते, एक जा रहा है काइनेटिक एनर्जी में, एक जा रहा है वर्क फंक्शन में, और एक जा रहा है कोलिजन में। ये इक्वेशन लिखी गई है जब कोलिजन 0 है, क्योंकि यहाँ इन्होंने फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख दिया है। तो सोचो, आपने 100 जूल एनर्जी दी, ठीक, 50 सपोज 20 जूल वर्क फंक्शन है फिक्स्ड, तो वो तो 20 जूल हर केस में रहेगा। अब ये 80 जूल निकलेगा, ये सिर्फ इस केस में होगा मैक्सिमम में, वरना 70, 60, 0 भी हो सकता है कि सारी एनर्जी कोलिजन में ही निकाल दे वो। समझ रहे हो? यस मैम। तो आप इसको नहीं हटा सकते, आप ऐसे ही लिख लो। अच्छा वो आपने बता दिया, मैंने वो हटा दिया, कभी कोई उधर से चल देता। ठीक है, एम क्या हो जाएगा इसका? एच अपॉन ई, एच सी बाई ई। ठीक है, चलो अब एक और स्टोरी टाइम आ गया है हमारा, और बड़ी प्यारी स्टोरी है ये। स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ हिस्ट्री है लाइट की। आज जो हम बोल रहे हैं ना, इस चैप्टर के एंड में हम बोल ही देंगे कि लाइट हैज डुअल नेचर। सिमिलरली आप मैटर के बारे में भी बोल सकते हो, मैटर हैज डुअल नेचर, इट एक्ट एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। बेटा आज का ये जो हमारा फैक्ट है ना, जिसे हम हर दूसरे मिनट में बोल देते हैं, इस बात को प्रूफ करने में अगर मैं बहुत ही मतलब ऐसे बोलते हैं ना लैंडमार्क डिसीजंस, उनको भी कंसिडर करूं, तो भी 225 साल से ज्यादा टाइम था, 225 साल से ज्यादा। ठीक है, ये इतना हॉट टॉपिक रहा है फिजिक्स के अंदर डिस्कशन के लिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
एक छोटा सा बस ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा इंसिडेंट बताती हूँ, आपको याद हो तो 1665 में न्यूटन ने एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी। थोड़ा कुछ सुना है इसके बारे में? यस मैम। यस मैम। जहां उन्होंने बोला था कि लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड एज कॉर्पस्कुलर। ठीक है, लोगों ने, ये था न्यूटन का टाइम, इस टाइम न्यूटन ने जो बोला, जैसे बोला, सबने माना। ठीक है, न्यूटन इस टाइम जिस रेट से मैं और आप मैथ्स समझते हैं ना, जिस रेट से मैं और आप फिजिक्स समझते हैं, ये बंदा उस रेट से फिजिक्स इन्वेंट कर रहा था, मैथ्स इन्वेंट कर रहा था। ठीक है, ही वाज द गॉड एट दिस टाइम। इन्हीं के कंटेम्प्रेरी, इन्हीं के टाइम पे एक डच फिजिसिस्ट आए जिनकी आपने थ्योरी पढ़ी होगी, हाइगन्स वेव थ्योरी। यस मैम, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, इन्होंने बोला कि लाइट वेव है। लोगों ने कहा कि तुम लिटरली न्यूटन के अगेंस्ट जा रहे हो। न्यूटन सेड लाइट इज पार्टिकल एंड यू आर सेइंग लाइट इज वेव, हाउ डे यू। इनकी बात किसी ने सुनी ही नहीं, ये बेचारे बोल के निकल गए। 1801 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया, जो आपने पढ़ा होगा। यस मैम। ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, इसने बड़े अच्छे तरीके से प्रूव किया वेव नेचर को। ठीक है, यानी कि वेव नेचर को प्रूव किया। तो आइडियली लोगों को अब न्यूटन की बात नहीं माननी चाहिए थी, और न्यूटन को मरे हुए भी टाइम हो गया है, पर भाई साहब न्यूटन का मतलब ऑरा ऐसा था कि उनके मरने के बाद भी लोगों ने इस 100% रिजल्ट तक को इग्नोर कर दिया। ठीक है, चलते रहे, टाइम ऐसे ही बीतता गया। तकरीबन 1885 में एक साइंटिस्ट आए, फोको। ठीक है, जिन्हें अभी आपको ऐसा लग रहा होगा उनका नाम कुछ फोकॉल्ट कुछ ऐसा होना चाहिए, बट ये एक बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज है जहां से ये आते थे। आई थिंक डच या फ्रेंच है ये। ठीक है, फ्रेंच फिजिसिस्ट है ये। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर इन्होंने ये प्रूव किया कि लाइट रेयर मीडियम में ज्यादा तेज ट्रेवल करती है। ठीक है, और न्यूटन अपनी थ्योरी में बोल के गए थे कि लाइट रेयर मीडियम में कम ट्रेवल करती है, कम तेजी से ट्रेवल करती है। अब जब ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुई, तब लोगों ने कहा कि हो सकता है न्यूटन से वो गलती हो गई हो। समझ रहे हो, कब जाके मानी उन्होंने बात। अब उन्होंने कहा कि जब न्यूटन से ये चीज गलत हो गई तो हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। अब इन्होंने वेव थ्योरी को समझने की कोशिश करी, इस प्रैक्टिकल को पढ़ा। अब इस प्रैक्टिकल की वजह से बेचारों ने ये भी पढ़ी, हाइगन्स थ्योरी। तो 1885 में कहीं जाके उनको थोड़ा एक्नॉलेजमेंट मिला हाइगन को। समझ रहे हो? फिर 1887 में क्या जी, डुअल नेचर भी आया। अभी आएगा। ये आपके हर्ट्ज और लेनर्ड आए, जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी किया। ठीक है, अब ये फिर से लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बात करने लगे। लोगों ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, पहले हमारा ऐसे इतना बढ़िया आदमी पार्टिकल बोल के गया, अब तुमने फिर वेव करा, हमने वेव मान ली तो तुम फिर पार्टिकल गाने लगे। ठीक है, अब लोगों ने थोड़ा सा इसे हटाया कि ऐसे नहीं हो सकता। 1905 में बेटा आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन इन सब से प्रूव करके ना सामने रख दिया कि ये चीज 100% ट्रू है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने लाइट के पार्टिकल नेचर पे स्टैंप लगा दी थी। अब फिजिक्स की फील्ड में हुआ घमासान युद्ध। अब ये क्या हुआ कि आधी कम्युनिटी बढ़ गई जो कह रही थी लाइट पार्टिकल है। ठीक है, आधी कम्युनिटी बढ़ गई जो कह रही थी लाइट वेव है। जो कहते कि लाइट पार्टिकल है तो उनसे कहा जाता कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये सब प्रूव करके दिखाओ। जो कहते कि लाइट वेव है उनसे कहा जाता कि भैया तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव करके दिखा दो। नहीं हो सकता था दोनों से। फिर 1925 में आए डी ब्रॉय, जिन्हें तुम लोग डी ब्रॉगली बोलते हो, विच इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन क्योंकि ये फ्रेंच थे और इनके मतलब ये काफी सॉफ्ट लैंग्वेज है, तो इट इज डी ब्रॉय। ठीक है, अब डी ब्रॉय ने अपनी हाइपोथेसिस दी। ठीक है, जिसे हम अगला अभी पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी मैं थ्योरी बता रही थी इसकी स्टोरी सी। ये डी ब्रॉय ने जो हाइपोथेसिस दी ना, इन्होंने कहा कि लाइट ना तो पार्टिकल है ना तो वेव है, लाइट का कोई नेचर ही नहीं है। या ये बोल लो कि लाइट दोनों ही है, पार्टिकल वेव ना होकर भी कुछ ना होकर भी ये दोनों भी है। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश की। तो ये जो डुअल कॉन्सेप्ट था ना, ये इनकी थिंकिंग थी। हाइपोथेसिस मतलब करेक्ट थिंकिंग। ठीक है, फिर 1927 में कहीं डेविसन, जर्मर और जीपी थॉमसन, इन सब ने मिलकर
मतलब अलग अलग मिलकर नहीं, डेविसन ने अलग, जर्मन ने अलग और जीपी थॉमसन ने अलग एक एक्सपेरिमेंट किया जो इस चीज को प्रूव करता था। तो बेटा कहीं 1927 में जाकर लाइट हैज डुअल नेचर ये वाली बात मानी गई। समझ रहे हो कितनी रिच हिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम? चल सो गए क्या? यस मैम, नहीं। यस Yes, मैम। ma'am. Cool. तो लेट्स स्टार्ट विद डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस। सही है मतलब। तो डी ब्रॉय ने कहा नेचर लव्स सिमेट्री। बिल्कुल वेरी डीप। ठीक है, नेचर लव्स सिमेट्री। अगर तुम बोल रहे हो कि पार्टिकल वेव है तो तुम ये भी बोलो कि वेव पार्टिकल है। ठीक है, ये चीज if wave is particle then particle is also wave। हाँ रवि, लड़के प्रूव करके कर ही दिया इन्होंने। ठीक है, तो इनका बेसिक सा कॉन्सेप्ट बस ये था कि अगर बस लिटरली पता है उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस में ये लिखा था नेचर लव सिमेट्री। सो इफ यू से वेव इज अ पार्टिकल, अगर वेव को पार्टिकल बोल रहे हो तो पार्टिकल को भी वेव बोलो। बस कोई फैक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये चीज उन्होंने लिखी थी। और इन्होंने इस स्टेटमेंट पे, मतलब इतना बोल्ड ये स्टेटमेंट था, इतना सही था कि सिर्फ इस स्टेटमेंट पे ही गॉट नोबेल प्राइज। समझ रहे हो? लोग बड़े बड़ी इक्वेशन, बड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट करके ले रहे थे, इन्होंने सिर्फ एक बात कह के ले लिया कि नेचर लव्स सिमेट्री। और इन्होंने फिर बाद में बस एक इक्वेशन लिखी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय पी, और इस लैम्डा को उन्होंने बोला डी ब्रॉय वेवलेंथ। ठीक है, पढ़ी है इक्वेशन कभी पहले? यस मैम। यस मैम। देखो आज इसका फील समझो बेटा। लैम्डा वेव का कैरेक्टरिस्टिक है, राइट? वेव में होती है ना लैम्डा। यस मैम। पी मोमेंटम है बेटा, पार्टिकल का मोमेंटम होता है, राइट? हाँ, और अभी तो जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था वो भी लेके गए नोबेल प्राइज। लाइट इज वेव और ये मोमेंटम, देख रहे हो? उन्होंने इस इक्वेशन में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को इक्वेट करा है। अगर फील ले पा रहे हो तो इस चीज की, पार्टिकल नेचर इज फ्रॉम मोमेंटम और वेव नेचर, इन दोनों को इन्होंने इक्वेट करके एक इक्वेशन दे दी, जिसको आप ऐसे भी पढ़ते हो, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, जिससे आगे वो भी आता है ना, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। वो तो उसमें हाइड्रोजन वाले केस में पढ़ते हो ना, हाइड्रोजन एटम के केस में, यस है ना? मैम। यस मैम। हाइड्रोजन एटम का तो केस ही अलग आएगा। ठीक है, समझ में आई वाली चीज? ये जो सॉरी डी ब्रॉय हाइपोथेसिस मैंने वही एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पे मैं तुम्हें वाली चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ जो मैंने भी क्लास में एक्सप्लेन करी थी, कि लैम्डा ऑफ लाइट अगर बहुत छोटा है उससे, जिससे हम ऑब्जेक्ट की डायमेंशन से, ठीक है, तो वो रे नेचर शो करेगा। ठीक है, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट कंपेरेबल साइज का है डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो वो वेव नेचर शो करेगा। और अगर लाइट रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन कर रही है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल समझ में आते हैं? वो पार्टिकल्स जो स्पीड ऑफ लाइट की कंपेरेबल स्पीड से मूव करते हैं, जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये सब। ठीक है, तब लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन कर रही थी, इसलिए उसका पार्टिकल नेचर आया था। ठीक है, बोलो। यस मैम। यस मैम। चलिए, अब ये एक पेज पे, एक इस स्लाइड पे मैं कोशिश करूंगी कि वेवलेंथ के जितने पॉसिबल, डी ब्रॉय वेवलेंथ के जितने पॉसिबल फॉर्मूले हैं जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय एम वी, और बेसिक लेते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय पी। ठीक है, देन हमने इसमें वैल्यू पुट करी थी एम वी। बेटा अगर मैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की बात करूं, यानी कि जो कैसे मूव कर रहा है, हाई वेलोसिटी, बी कंपेरेबल टू सी,
उस केस में MC हाँ रिलेटिविस्टिक अप्रोच आती है, ठीक है, रिलेटिविटी आती है। तो बेटा वहां पे एक रेस्ट मास होता है जिसे एम नॉट बोलते हैं, और इसको डिवाइड करते हैं इस फैक्टर से, ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला बनता है। देन आप ये देखो, हम मोमेंटम को √2m लिख सकते हैं, राइट? यस मैम मैम yes मैम ओके ओके फाइन। अभी आपने जो लिखा था लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, बेटा इस m को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? एक मिनट, mv को, हाँ m को ऐसे ही, और v को qe, ये क्या हो गया? फोर्स अपॉन मास, ये एक्सेलरेशन हो गया, इनटू t कर दिया, वेलोसिटी आ गई। yes मैम इसको आप ऐसे लिख सकते हो h/qe इंटू t, ठीक है। अभी आपने एक फॉर्मूला ड्राइव मतलब मुझे बताया था कि आप ऐसे लिख सकते हो, एक मिनट, लैम्डा इज इक्वल्स टू h, ये 2me है ना, k एनर्जी हो गई 2me। बेटा आप एनर्जी को इस टाइप से लिख पा रहे थे ना, काइनेटिक एनर्जी को 2m इंटू क्यू इंटू डेल्टा वी, yes मैम ऐसे भी लिख सकते हैं। बेटा अगर मैं बात करूं गैसियस पार्टिकल की, समझो एक मोनो एटॉमिक गैस ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/3m kBt, समझ रहे हो? 2me इज इक्वल्स टू 2m इंटू 3/2 kBt, 2 से 2 मर गया, दिस थिंग, याद आया कुछ? yes काइनेटिक मैम थ्योरी ऑफ गैसेस ऐसे लिखते थे ना, 2me yes एनर्जी, मैम और E की जगह मैंने 3/2 kBt लिख दिया, kB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बेटा ये बोल्ट्जमैन बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत कंपटीशन के क्वेश्चन फंसते हैं इस वाली चीज पे, और आपको इससे एक चीज समझनी है कि लैम्डा यानी कि डी ब्रॉय वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पता? 11th मैम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जाओगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पर आएगी जितने में कोई ऑब्जेक्ट मूव, सॉरी ऑब्जेक्ट कह रही हूँ, कोई पार्टिकल मूव कर सकता है। जैसे कि अगर मैं गैस मॉलिक्यूल की बात करूं, मोनो एटॉमिक की, एक एटम है, ये एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में भी मूव कर सकता है, जी एक्सिस में भी मूव कर सकता है। सो बेसिकली इट हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अगर मैं एक डायटॉमिक की बात करूं, तो डायटॉमिक एक्स एक्सिस में जा सकता है, वाई एक्सिस में जा सकता है, जी एक्सिस में जा सकता है, साथ में ये एक इस तरीके से और एक इस तरीके से भी, रोटेशनल भी कर सकता है, ट्रांसलेशनल भी हाँ, कर सकता 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट वो है। बाकी और क्या फॉर्मूला हो सकता है? हाँ, एक मैग्नेटिक फील्ड में भी हो सकता है, QBR, याद है फॉर्मूला? mv²/r इज इक्वल्स टू QVB। है yes मैम मैंने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड का काम है रोटेशन मोशन में लाना, तो रोटेशनल मोशन की फोर्स हो गई, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गई, इसको बराबर रखोगे तो यहाँ से mv आ जाएगा QBR, हमने mv की जगह QBR रख दिया, ठीक है, बोलो समझ आया? yes मैम तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और हमको लग रहा है हमको एक भूल गए हैं कुछ। नेम बहुत है आई गेस सही है, गिनती गलत कर दी है, ठीक है, वैसे सही है, चलो ये है। इसके बाद अगर मुझे कुछ और याद आएगा तो आई विल, हाँ नाइस फ्लोचार्ट, आई नो, ठीक है, आई विल ऐड देम अगर मुझे कुछ और याद आता है तो, बाकी दिस इज इट, ठीक है, ये आपका डी ब्रॉय खत्म हुआ, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। तुम चैप्टर भी बिल्कुल, आप वो खोलो अपना, क्या कहते हैं, मैं खोल लेती हूँ, आप क्या खोलोगे, सिलेबस, ठीक है, एक मिनट मैं इसको एंड करती हूँ, ठीक है, फिर अभी मैं बात करते हैं। मैम नोट्स भेज दो ग्रुप पर। हाँ तो थोड़ा सा तो टाइम दो, ओके मैम। 1 मिनट रुको बस, अभी रुक जाना, जाना नहीं अभी। देखो मैं आपको वो दिखाती हूँ, क्या कहते हैं, आपका सिलेबस,
देखो आपके ग्रुप में है, देखना डॉक्यूमेंट्स में जाके, और फिजिक्स सीनियर सेकेंडरी 2022 टू 2023 पीडीएफ गई हुई है। अच्छा, मुझे एक चीज और डिस्कस करनी थी कि जैसे मैं तुम्हें बोला भी कि अब जो है मेरी क्लासेस 11th में स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएंगी अब। तो हो सकता है कि हमारी लास्ट एक्स्ट्रा क्लास हो, ऑल्दो मैं ट्राई करूंगी कि इसके डुअल नेचर के क्वेश्चंस करा दूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐसे कॉम्पिटिटिव लेवल में। हम ये चैप्टर फिनिश हो गया ना? देखो मैंने अभी खोला हुआ है, तुम भी बाद में देख लेना। डुअल नेचर में इसमें दे रखा है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, हमने डिस्कस किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया, हर्ट्ज और लेनर्ड वाला ऑब्जर्वेशन हमने डिस्कस किया उसी के अंदर। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डिस्कस करी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट डिस्कस किया, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली भी स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद मैटर वेव्स की जो डुअलिटी है, यानी कि जो डी ब्रॉय का डिस्कशन था वो था, ठीक है। और यही आपका प्रॉपर सिलेबस है। तो बेसिकली एवरीथिंग इज डन, ओके। एंड एज आई सेड कि मे बी दिस इज द लास्ट क्लास जो हम ले रहे हैं, ठीक है मैम। हम्म हाँ मैम, अगर रेफरेंस पे ये डिपेंड नहीं करेगा लैम्डा, अगर अलग अलग रेफरेंस से देखेंगे तो मतलब सेंटर ऑफ मास से देखेंगे तो फिर बेटा उसका आप चेंज। ध्यान रखो आप किन पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। खुद देखो मैंने क्या लिखा था, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। अगर आप बहुत मासिव पार्टिकल ले रहे हो जिनमें आप सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, तो बेटा p बहुत ज्यादा हो जाएगा और लैम्डा बहुत कम, यानी कि थैंक यू वेलकम रवि, यानी कि पार्टिकल का वेव नेचर ही नहीं है। ओके सानिया, ज्वाइन कर लो आप 11th वाले बैच, मालूम करो ऐसा होता है क्या। आई वुड लव टू टीच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। तो समझ में आया क्या बोला मैंने, इट्स मन्यू राइट। यस मैम। समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, ओके। अगर आप मोमेंटम बढ़ाते जाओगे तो बेटा वेव कैरेक्टर कम हो जाएगा। ये तो होता है, देखो मैं और आप, अगर हम सब लोग हैं, हम भागना शुरू कर दें तो हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है, मोशन में है हम, तो हमारा लैम्डा सब होना चाहिए, लेकिन हमारा वेव कैरेक्टर नहीं दिखता, हम ऐसे लहराते हुए नहीं दिखते। वो क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हम लोगों का मोमेंटम बहुत ज्यादा है। मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से वेव कैरेक्टर कम हो गया। तो आप जितने भी पार्टिकल्स का वेव कैरेक्टर स्टडी करोगे, ऑल्दो मैं एक पिक्चर बनाना भूल गई इलेक्ट्रॉन की, ओह सॉरी, चलो बेटा चलो भी वो चल रहा है ना बेटा डिस्कशन, इसे चलने दो, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, याद है 10⁻³ आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस मैम, 9.1 into 10. तो Yes, समझो yes. वेव 9.1 into 10 ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ जी, 9.1 into 10⁻³ kg. हाँ 10⁻31, ठीक है। तो देखो उसमें वेव फैक्टर कितना ज्यादा हो जाएगा, ओके। तो हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, वहां पे सेंटर ऑफ मास नहीं आएगा। एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। मैम तो फिर कोलिजन में भी नहीं होगा, ये लैम्डा डिपेंड नहीं करेगा कोलिजन पे भी? बेटा डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कॉम्पटन इफेक्ट में जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ का फोटोन लेकर आओगे, क्योंकि फोटोन बहुत सारे हैं, जितने आपने स्पेक्ट्रम पढ़े थे ना सबके अलग अलग फोटोन है, ठीक है। और जब आप उनके फोटोन लाओगे तो लैम्डा पर भी फर्क पड़ेगा, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो कॉम्पटन इफेक्ट करके आता है। फर्दर पेयर प्रोडक्शन जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेसिक, ओके यस मैम। ओके। और कोई परेशानी समस्या दिक्कत कुछ हो? क्लास में की रिकॉर्डिंग भी पहुंच जाएगी, ये भी पहुंच जाएगा। अगर मैं क्लास में क्वेश्चंस नहीं ले पाई, मतलब दूसरी क्लास कंडक्ट नहीं करा पाई आपकी, क्योंकि 11th का मेरे पास अब चीजें आ गई हैं तो मुझे उधर भी दिमाग लगाना है, तो मैं एक क्वेश्चंस का मतलब 20-25 क्वेश्चन चाहे हाथ से लेके कैसे भी, आई विल ड्रॉप इट इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। तो वहां से आप पढ़ लेना, आंसर्स भी दे दूंगी, सॉल्व कर लेना। तुम कल तो होगी क्लास 8:30? आपकी और मेरी होगी, आप B14 वाले हो ना? यस मैम, GP26। मनीष संडे में सेशन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा पूरा वीक बहुत हेक्टिक है, एंड आई नीड दैट संडे, क्योंकि मैं वेब सीरीज कैसे छोड़ दूं, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम, ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट, शेयर कर ओके। थैंक यू मैम।